स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। क्या मसूद अजहर मारा जा चुका है, उसका चैप्टर क्लोज हो चुका है? ये सवाल जो है सोशल मीडिया पर, कई न्यूज़ चैनल्स पर लगातार उठ रहा है और इसके उठने के पीछे एक बड़ी वजह ये है कि जब भारत के ऑपरेशन सिंदूर में ये जो स्ट्राइक की गई है मरकज़ सुबहान अल्लाह पर बहावलपुर के अंदर, तो ये मरकज़ जो है वो एक तरह से टेरर फैक्ट्री था, टेरर कैंप था मौलाना मसूद अजहर का, यानी कि जैश ए मोहम्मद का। और जब वहाँ पे स्ट्राइक की गई है तो इसके बाद काफ़ी सारे आतंकवादी मारे गए हैं, काफ़ी सारी डेड बॉडीज़ वहाँ पे पाकिस्तान के पास उनके आतंकवादियों की उनको मिली हैं। लेकिन उन सारी बॉडीज़ में एक ऐसा डेड बॉडी थी, एक ऐसा ताबूत था जिसमें देखा गया कि उसके नमाज जनाजा में पूरी पाकिस्तान मिलिट्री सामने आके खड़ी हो जाती है। इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान मिलिट्री का, ISI के काफ़ी बड़े बड़े अफसर वहाँ पे खड़े थे। खुद आर्मी चीफ की तरफ से वहाँ पे एक गुलदस्ता, एक बुके भेजा गया है, फूल भेजे गए हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फूल भेजे गए हैं। और नमाज जनाजा पढ़ने वाला शख्स जो है वो ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, हाफिज़ अब्दुल रऊफ। बुरी तरह यहाँ पे गम का एक माहौल जो है वो पाकिस्तान मिलिट्री में और हाफिज़ अब्दुल रऊफ के चेहरे पर भी दिख रहा है। तो इसलिए ये देखा जा रहा है कि हाफिज़ सईद या मसूद अजहर में से कोई एक तो यहाँ ख़त्म हुआ है। और क्योंकि ये जो जगह है, इसको अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करें तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि मसूद अजहर का काम ख़त्म हो चुका है, वो यहाँ पे मारा गया है। तो आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आखिर मसूद अजहर की पूरी कहानी थी क्या। मसूद अजहर कैसे इतना आतंकवाद की दुनिया में इतना बड़ा नाम बनता गया। उसने खुद से एक ट्रेनिंग ली भी नहीं कभी, उसको ट्रेनिंग में बैठने भी नहीं दिया गया उसके शरीर की वजह से, उसको उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद वो कैसे फिर जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन को लीड करने लगा। भारत में जब आया था तब उसको कैसे पकड़ा गया था और यहाँ पे किस तरह से उसके साथ इंटेरोगेशन की गई थी, सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड होने वाला है। ये सब जानकारी आपको पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ मेहनत करके, इंटेलिजेंस निकाल के हमारी सारी आर्म फोर्सेस इस तरह की कोई स्ट्राइक करती हैं और किसी स्पेसिफिक टारगेट को हिट करती हैं, उस टारगेट के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि आखिर उसको क्यों हिट किया जा रहा है, उसने क्या क्या घाव भारत को दिए हैं। तो आज इस एपिसोड में आपको सब कुछ पता चलने वाला है। टेलीग्राम पर हमारी कम्युनिटी बिल्ड हो रही है, फैक्ट्स विद वरुण जौहरी, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको दी जाती है। इसके अलावा बातचीत करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आइए, इंस्टाग्राम पर हम बातचीत करेंगे, फॉलो करिए। और अब शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो 90 के दशक के शुरुआत में पाकिस्तान के बहावलपुर का रहने वाला मसूद अजहर, जो कि उस समय करीबन 21-22 साल के करीबन उसकी उम्र थी, शुरुआत से ही हरकतुल मुजाहिद्दीन नाम के एक आतंकी संगठन के संपर्क में आ चुका था। हरकतुल मुजाहिद्दीन ने मसूद अजहर को उस समय अफ़गानिस्तान भेजा। अफ़गानिस्तान उसको उसकी ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था, लेकिन इंस्ट्रक्टर जो थे अफ़गानिस्तान में, उन्होंने बताया था उस समय पर कि मसूद अजहर के शरीर के चलते, वो इतना ज़्यादा कमज़ोर था, उसके चलते उसकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा नहीं थी कि जो 40 दिन का कोर्स था वो उसको पूरा कर पाए। और इसके वजह से एक हफ़्ते के अंदर ही, एक हफ़्ते तक वो उसकी जो ट्रेनिंग चली, जिसमें उसने कलाशनिकोव को चलाना सीखा और कुछ बेसिक ट्रेनिंग्स उसने की फायरिंग की। लेकिन इसके बाद ही उसे एक दूसरे काम पर लगा दिया जाता है। ये दूसरा काम था उस समय पर एक मैगज़ीन जो अफ़गानिस्तान में इन आतंकियों ने शुरुआत की थी, जिसकी उसका नाम था सदाए मुजाहिद। जो मैगज़ीन थी उसके प्रोडक्शन का यहाँ पे काम शुरू कर दिया गया था और इसका काम दे दिया जाता है मसूद अजहर को। मसूद अजहर ने ये काम शुरू किया। करीबन 1000 प्रिंट का रन था इस मैगज़ीन का। 1000 जो प्रिंट्स थे, इन्हें मुफ्त में उस मैगज़ीन को अलग अलग जगहों पे दिया जाता था। अफ़गानिस्तान में कई सारे मदरसों में, मस्जिदों में भी दिया जाता था, आतंकी संगठनों के लोगों के बीच में बांटा जाता था। और इसके बाद इस मैगज़ीन के अंदर जो एक तरह से जो उस समय के मुजाहिदीन थे अफ़गानिस्तान के, उनकी जो बहादुरियाँ थीं या जो उनके कारनामे थे उनको बताया जाता था, जिससे आने वाले जो आगे टेररिस्ट हैं, जो लड़के हैं, उनको ब्रेन वॉश किया जा सके, उनको टेररिज्म की राह पर लाया जा सके। तो ये सब काम यहाँ पे चल रहा था। मसूद अजहर का ये जो मैगज़ीन थी, इसकी जब सफलता होने लगी तो उस समय पर हरकतुल मुजाहिद्दीन के जो लीडर्स थे उस समय, उन लोगों के बीच में उसका नाम बढ़ने लगा। जिसके साथ ही, क्योंकि वो बोलना बहुत अच्छी तरह से जानता था, वो एक अच्छा ओरेटर था, ये बताया जाता है। तो क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अच्छा एक ओरेटर था, जिसकी वजह से उसको अलग अलग ट्रिप्स पे ये लोग भेजने लगे। कभी वो सऊदी अरेबिया जाता था, कभी UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जाता था, जाम्बिया जाता था, ब्रिटेन जाता था, और वहाँ पे जाके जिहाद के बारे में लोगों को स्पीचेज़ देता था। और बहुत ही ज़्यादा ऐसी स्पीचेज़ होती थी उसकी जिसके बाद वो कई सारे लोगों को वहाँ पर ब्रेन वॉश कर चुका था।
ये सारा काम चलता है, लेकिन ये सब वो भी समय आ चुका था जब मसूद अज़हर को, ये साल 94 की करीबन बात है, मसूद अज़हर को डायरेक्टली काम पर लगा दिया गया था कश्मीर मुद्दे पर। कश्मीर के लिए वो भी अब यहाँ पे काम करना शुरू कर चुका था। और इसी बीच में मसूद अज़हर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है वहाँ पे कई बार गया, वहाँ पे जाके उसने अपनी स्पीचेज़ दी, जैसे वो बाकी अलग अलग देशों में करके आया था। और ऐसी स्पीचेज़ में उसने यंग जो लड़के हैं उनको टेररिज्म ज्वाइन करने के लिए, बंदूक उठाने के लिए, भारत के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पे उनको उकसाना शुरू कर दिया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें चलती हैं। अब ये जो साल था, इसी समय पर एक और चीज़ हुई थी। साल 93 की करीबन ये बात है जब हरकतुल जिहाद और हरकतुल मुजाहिदीन, इन दोनों को मिलाकर हरकतुल अंसार बना दिया गया था। और हरकतुल अंसार जो था कश्मीर में जब वो बना था, तो कश्मीर में जो उसके चीफ हुआ करते हैं, जो उसके वहाँ पे लीडर थे, उनके बीच में इन दोनों संगठनों को क्योंकि मिला के हरकतुल अंसार बना था, तो हरकतुल जिहाद और हरकतुल मुजाहिदीन के जो हेड थे उनके बीच में मतभेद चलते थे। उन मतभेदों को सुलझाने के लिए अब ये डिसीजन लिया गया था, ये फैसला लिया गया था कि अब फाइनली मसूद अज़हर जो है उसे भारत भेजा जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। देखिए, अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आपका सपना है आईएएस आईपीएस बनना, इस एग्ज़ाम को क्रैक करना, देश की प्रगति उन्नति में अपना योगदान देना, तो स्क्रीन पर जो आपको बैचेस दिख रहे हैं वो लेटेस्ट कोर्सेज़ हैं, लेटेस्ट बैचेस हैं स्टडी आईक्यू के, वेल डिज़ाइन कोर्सेज़, बेस्ट स्टडी मटेरियल, बेस्ट फैकल्टी भारत के आपको यहाँ पढ़ाते हैं और आप अपनी तैयारी को यहाँ बहुत मजबूत बनाते हैं, आसान बनाते हैं। जल्दी से जल्दी जो भी आपको प्राइसेस दिख रहे हैं इन पे बहुत बड़ा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। वीजे लाइव ये जो कोड आपको दिख रहा है वो लगाते ही। साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके आप कोर्स परचेज कर सकते हैं और नंबर पर कॉल करके आपकी जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व करा सकते हैं। तो वीजे लाइव कोड लगाइए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। ऑल द वेरी बेस्ट। अब बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। अब जब मसूद अज़हर पहली बार भारत आने वाला था, तो इसके लिए उसने क्या किया कि बांग्लादेश गया। बांग्लादेश के ढाका से उसने एक पुर्तगाली पासपोर्ट पर, जिस पर उसका नाम था वली अदन ईसा, तो वली अदम ईसा इसका नाम था उस पासपोर्ट पर। 29 जनवरी 1994 का वो दिन था जब बांग्लादेश एयरलाइंस से ढाका से दिल्ली पहुंच जाता है मसूद अज़हर। अब ये दिल्ली पहुंचा, आईजीआई एयरपोर्ट पर उतरने के बाद में वहाँ पे जो ड्यूटी ऑफिसर मौजूद थे उन्होंने एक बार इससे पूछताछ भी की। उन्होंने उससे पूछा कि आप पुर्तगाली तो नहीं लगते, आपका क्योंकि पासपोर्ट है पोर्चुगीज़ पासपोर्ट है, वली अदम ईसा आपका इस पे नाम है। तो उसने कहा कि नहीं, मैं जो हूँ मैं गुजराती मूल का हूँ, मैं गुजरात से हूँ, तो इसलिए इस तरह आपको यहाँ पे लगा होगा। ये सुनते ही, ये देखते ही उसके बाद में जो ड्यूटी ऑफिसर थे वहाँ पे मौजूद आईजीआई एयरपोर्ट पर, उन्होंने मोहर लगा दी उसके पासपोर्ट पर। अब ये यहाँ पे भारत में दिल्ली में एंटर हो चुका था। इसके बाद एयरपोर्ट से बाहर निकलते उसने टैक्सी ली, सबसे पहले टैक्सी ली और वहाँ पे ड्राइवर से कहा कि एक अच्छे होटल, जो दिल्ली में अच्छा होटल है वहाँ पे मुझे ले जाया जाए। इसको ले जाया जाता है अज़हर को सबसे पहले अशोका होटल जो कि दिल्ली के पौश इलाके चाणक्यपुरी में मौजूद है। ये जाके सबसे पहले अशोका होटल में रुकता है। उसके बाद में वहाँ से इसने फ़ोन लगवाया एक अशरफ डार को, अशरफ डार जो कि एक कश्मीरी था, और उसके साथ में अशरफ डार जब यहाँ पे पहुँचता है अशोका होटल में मसूद अज़हर से मिलने, तो वो अपने साथ में आया था एक टेररिस्ट ग्रुप, ये जो हरकतुल अंसार है इसके एक टेररिस्ट के साथ में, जिसका नाम था अबू महमूद। अबू महमूद के साथ में ये जो अशरफ डार था यहाँ पे पहुँचा, मसूद अज़हर से ये लोग मिले। और उसके बाद में मसूद अज़हर ने कहा कि वो देवबंद जाना चाहता है। वो देवबंद जाके वहाँ पे जाके जो देवबंदी इंटेलेक्चुअल्स थे, जो इसका स्टेटमेंट था उसके दौरान उसने ये जो चीज़ें बताई हैं, जो वर्ड्स का यूज़ किया है वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं देवबंद जाना चाहता हूँ और देवबंदी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वहाँ पे उनकी ग्रेव्स पे जाना चाहता हूँ, उनकी कब्रों पे वहाँ पे जाके उनको एक तरह से अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे उसको अशरफ डार और साथ में जो अबू महमूद था, एक मारुति कार से दिल्ली से देवबंद ले जाते हैं। देवबंद जाते हैं ये लोग और वहाँ पे जाके दारुल उलूम देवबंद में एक रात यहाँ पे रुकते हैं। अब ये रुके इस रात यहाँ पे, उसने जब प्रेयर्स अपनी ऑफ़र की वहाँ पे देवबंद के जो इंटेलेक्चुअल्स जो जिसके लिए वो यहाँ पहुँचा था, अगली ही सुबह ये यहाँ से सहारनपुर के लिए रवाना हो जाता है। देवबंद से निकले सहारनपुर के लिए। अब सहारनपुर में अज़हर जो था वो एक रात यहाँ पे भी रुकता है तबलीग उल जमात मस्जिद में। ये यहाँ पे रुका, लेकिन यहाँ पे किसी को भी नहीं पता था कि आखिर में ये है कौन, क्योंकि मसूद अज़हर यहाँ पे भी अपनी जो रियल आइडेंटिटी थी वो उसने रिवील ही नहीं की थी। वो यहाँ पे वही एक पोर्चुगीज़ जो उसका नाम था, जो उसका पासपोर्ट था और साथ में उस पर जो नाम था वली अदम ईसा, इसी नाम पे वो यहाँ पे रुका हुआ था। दिन आ जाता है 31 जनवरी 1994। इस दिन ये लोग वापस सहारनपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। अब जब दिल्ली इस बार पहुँचे तो इस बार मसूद अज़हर रुकता है कनॉट प्लेस के पास में, एक होटल है होटल जनपथ, वहाँ पे।
होटल जनपथ में रुकता है। और क्योंकि इसकी जो फ्लाइट थी श्रीनगर जाने के लिए, क्योंकि फाइनली इसको जाना तो श्रीनगर था जिस काम से उसे भेजा था, उसका काम यही था कि हरकतुल अंसार के जो दो आतंकी संगठनों को मिला के हरकतुल अंसार बना है, तो उसके जो चीफ हैं उनके बीच में मतभेद चल रहे हैं, उनको सुलझाने के लिए। तो यहाँ पे अब क्योंकि उसको श्रीनगर जब जाना था तो उसकी फ़्लाइट जो थी वो 9 फरवरी की थी, अभी उसमें समय था। तो इस बीच में उसने सोचा कि मैं मौलाना अबू हसन नदवी अली मियाँ, जिनका नाम था, जो मदरसा में रहते थे वहाँ पे लखनऊ में, तो उनसे एक बार मिलने जाया जाए। तो ये उसने सोचा, इसी के तहत ये लखनऊ निकल जाता है बस से। दिल्ली से लखनऊ की उसने बस ली और ये बताया जाता है कि 6 से 7 फरवरी का वो दिन था जब 6 से 7 फरवरी को 94 में ये उस बस से यहाँ से लखनऊ निकल जाता है। यहाँ भी उसने अपनी आइडेंटिटी थी जो वो डिस्क्लोज़ नहीं की थी, अब नहीं बताया था कि वो असल में कौन है। यहाँ पे जो अली मियाँ थे उनसे उसका मिलना नहीं हो पाया, साथ में एक और शख्स से वो मिलना चाहता था। वहाँ पे वो जब वो उसको नहीं मिले तो ये लखनऊ से वापस दिल्ली आ जाता है बाय बस। दोबारा से बस से दिल्ली वापस आता है और इस बार रुकता है करोल बाग के होटल शीश महल में। करोल बाग के होटल शीश महल में रुका। इन सभी होटल्स में दिल्ली के अंदर उसने अपना आपको जो रजिस्टर कराया था, जो नाम दर्ज कराया था, वो पोर्चुगीज़ नाम ही था, वली आदम ईसा। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे इस समय तक दिल्ली में अपना कई दिन एक तरह से आप देखिए गुजार चुका था और अब बारी थी श्रीनगर जाने की। इस बीच दिल्ली में जो मसूद अज़हर का आखिरी दिन था, जो कि था 8 फरवरी 1994, बताया जाता है, जो उसने अपने स्टेटमेंट में भी बताया है और इस स्टेटमेंट को कई बड़े अखबारों ने भी छापा है उस समय पर, क्योंकि इसकी एक रिपोर्ट जो थी वो आउट हुई थी उस समय 2001 के समय पे। तो ये जो रिपोर्ट थी उसमें उसके इंटरोगेशन का जो स्टेटमेंट था वो बताया गया था कि उसने बताया कि 8 फरवरी 1994 को वो दिल्ली के अंदर निज़ामुद्दीन में जो तबलीगुल जमात है वहाँ पे वो गया और वहाँ पे किसी पर्टिकुलर पर्सन से वो मिलने नहीं गया था, किसी से भी स्पेसिफिकली किसी से मिलने नहीं गया था, लेकिन वो वहाँ पे गया। उसके बाद वहाँ से उसने 12 कंपास खरीदे और वो कंपास उसने ख़रीदे थे एज अ गिफ्ट देने के लिए कश्मीर में जो मिलिटेंट्स हैं उनको। तो अब यहाँ से 9 तारीख आती है, अगला दिन आता है, दिल्ली से कश्मीर जाने के लिए उसकी फ़्लाइट थी। कश्मीर पहुँचता है और ये देखिए कि अराइवल जब उसको हुआ था श्रीनगर में 9 फरवरी 1994 को, तो जो अशरफ डार था जो दिल्ली से ही उसके साथ में था, तो ये भी उसके साथ में यहाँ पे था मौजूद। और लाल बाज़ार में एक मदरसा है कस्मियान, तो वहाँ पे जाके ये एक रूम जो था वो मसूद अज़हर के लिए अरेंज कर दिया गया था। यहाँ पे इस रूम में रुकता है और उसके बाद देर रात को एक हाइड आउट जो था कापरान फॉरेस्ट में, कापरान के जंगलों में, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जो हाइड आउट था इनका, वहाँ पे इसको ले जाया जाता है मसूद अज़हर को। और तब इसकी मुलाकात होती है एक मिलिटेंट से, सज्जाद अफ़गानी जिसका नाम था। सज्जाद अफ़गानी से अभी यहाँ पे मिलता है और इसके बाद में जब ये लोग यहाँ मिले तब सज्जाद अफ़गानी के साथ उसका एक डिप्टी अजमल बिलाल जिसका नाम था, अमजद बिलाल, जो कि हरकतुल जिहाद का एक टेररिस्ट था, जो कि उस समय पे भी आर्म था, उसके पास में राइफल्स थी, उसके पास बंदूकें थी, तो हथियार भी थे उसके पास। तो वो यहाँ पे आए हुए थे मिलने के लिए। अब ये लोग यहाँ पे रुकते हैं, मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और अगली सुबह 10 फरवरी की ये बात है जब अफ़गानी के साथ मसूद अज़हर जो है वो एक जगह पर जाता है जिसका नाम था माटीगुंड में जाता है। और यहाँ पे बताया जाता है कि सारे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान से आए हुए जितने भी टेररिस्ट थे, जिन्हें बुलाया गया था, जिन्हें सुलह करने के लिए बुलाया गया था, जिन्हें मसूद अज़हर स्पीचेस देने वाला था, उनको उनके साथ बातचीत करने वाला था, तो वो सब यहाँ पे गैदर थे, वो सब यहाँ पे इकट्ठे हो चुके थे माटीगुंड में। अज़हर का जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये बताता है कि जितने भी टेररिस्ट थे जो यहाँ पे मुझसे मिले वो बहुत ज़्यादा खुश थे, वो मेरे आने से, मेरी विज़िट से बहुत ज़्यादा खुश थे। साथ में हमने हरकतुल मुजाहिदीन, हरकतुल जिहाद के सभी टेररिस्ट से बातचीत की और साथ ही साथ में मैंने उनके लेटर्स, जो उनके मैसेजेस थे जो उन्हें अपने पाकिस्तान में घरों पर कन्वे करने थे, बताने थे, तो मैंने वो लेटर्स और उनके जितने भी बातचीत है वो भी सुनी, जिससे मैं पाकिस्तान जाके और उनके घर वालों को ये सब बता पाऊँ। ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद अगला दिन आता है, अगला दिन था 11 फरवरी 1994। माटीगुंड से जब ये लोग वापस लौट रहे थे तो इस समय पर अफ़गानी उसके साथ में था, मसूद अज़हर के, और साथ में एक और टेररिस्ट था जो कि माटीगुंड इलाके का ही था, मिलिटेंट था, फ़ारूक नाम का। तो ये 3 लोग जब एक कार में बैठकर जब ये वापस आ रहे थे माटीगुंड से, इस बीच में जो कार थी वो ख़राब हो जाती है, वो रुक जाती है, जिसके चलते मसूद अज़हर, अफ़गानी और फ़ारूक जो थे वो एक ऑटो लेते हैं और ऑटो में बैठकर ये अब यहाँ से अनंतनाग में थे इस समय पर ये, और ये वापस आ रहे थे। अब ये जब वापस आ रहे होते हैं, करीबन 2 से 3 किलोमीटर ही चला होता है ऑटो, इसी बीच में एक चेक पोस्ट पर आर्मी के कुछ जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस इस ऑटो को रोक लेती है, जो एक रूटीन चेकअप होता है, जो रूटीन चेकिंग होती है वहाँ पे चेक पोस्ट पे। तो उसके दौरान इस ऑटो को रोका जाता है। जैसे ही ऑटो को रोका जाता है तो इस बीच में क्या होता है कि जो फ़ारूक इनके साथ में था, जो कि खुद एक मिलिटेंट था माटीगुंड का, उसने वो ऑटो से निकल के भागना शुरू कर देता है और फायरिंग शुरू कर देता है आर्मी के जवानों पर।
इसके रिप्लाई में आर्मी के जवानों की तरफ से ही फायरिंग होती है, लेकिन फारूक जो था वो भागने में कामयाब हो जाता है और इस बीच में मसूद अज़हर और सज्जाद अफगानी को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो साल 94 में ये वो दिन था, फरवरी 11 का, जब मसूद अज़हर को, सज्जाद अफगानी को, दो बहुत बड़े टेररिस्ट को यहाँ पे भारत में हमारे आर्मी के जवानों ने अरेस्ट कर लिया गया था। ये भारत की पकड़ में था, लेकिन इस समय तक भी लोग ये नहीं जानते थे कि आखिर ये कितना बड़ा नाम है और आगे जाके भारत के लिए कितना हम पर हमले करने वाला है, कितने ज़्यादा कष्ट भारत को पहुँचाने वाला है। तो ये यहाँ पे भारत की पकड़ में होता है मसूद अज़हर। पहले बादामी बाग कैंटोनमेंट में रखा जाता है, उसके बाद तिहाड़ जेल में भी रखा जाता है और फिर करीबन 8 महीने के बाद में जम्मू कश्मीर के कोट बलवल जेल में मसूद अज़हर को रख दिया जाता है। अब मसूद अज़हर यहाँ पे जब इस समय पर रह रहा था तो बताया जाता है कि इस बीच में लगातार वो ये कहता रहा कि आप लोग जो हैं, जो भारत है वो नहीं जानता है कि आपने मुझे जिसे पकड़ा है तो आप उसको ज़्यादा दिन तक अपने कब्ज़े में नहीं रख पाएंगे, आप मुझे ज़्यादा दिन कस्टडी में नहीं रख पाएंगे। आप लोग नहीं जानते कि मैं पाकिस्तान और आईएसआई के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। ये जब उसने कहा था तो यहाँ से जो ऑफिसर्स थे, इंडियन ऑफिसर्स, वो लोग भी अचंभे में पड़ गए थे कि आईएसआई का यहाँ पे किस तरह से इतना ज़्यादा रोल हो सकता है कि मसूद अज़हर जैसे टेररिस्ट को आईएसआई सपोर्ट कर रही है। तो उसने ये यहाँ पे साफ तौर पर स्टेटमेंट दिया था कि आप लोग नहीं जानते कि मैं पाकिस्तान और आईएसआई के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ और आप मेरी पॉपुलरिटी जो है उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तो वो लगातार अपनी शेखी बगाड़ता था और अपनी पॉपुलरिटी के बारे में दुहाइयाँ देता था। इसी बीच में उसने ये भी कहा कि आईएसआई इंश्योर करेगी कि मैं पाकिस्तान वापस जल्दी से जल्दी पहुंच जाऊं। अब जब ये सब चीज़ें चल रही थी, एक दिन इंटेरोगेशन की बात बताई जाती है कि इंटेरोगेशन के दौरान आर्मी के एक जवान ने, क्योंकि लगातार काफ़ी दिनों से यही चीज़ें सुनी जा रही थी अज़हर के द्वारा, वो अपनी पॉपुलरिटी को बताता था, लोगों को कहता था कि आप मुझे ज़्यादा दिन नहीं रख पाएंगे। आर्मी के एक जवान ने मसूद अज़हर को एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया। एक तेज़ थप्पड़ मसूद अज़हर को जड़ा जाता है और जिसके बाद में मसूद अज़हर ने सिर्फ एक थप्पड़ के बाद अपनी खुद की, पाकिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की, हरकतुल अंसार, हरकतुल जिहाद, हरकतुल मुजाहिदीन, इन सभी की, आईएसआई की, यहाँ तक कि अपने साथ में पकड़े गए टेररिस्ट तक की जानकारियाँ देना शुरू कर दिया था सिर्फ एक थप्पड़ के बाद। उस समय सिक्किम के जो पूर्व डीजीपी अविनाश मोहना ने, वो 85 बैच के जो आईपीएस अफसर हैं, उस समय पर वो 1994 में कश्मीर डेस्क को लीड कर रहे थे। उन्होंने यहाँ पे अज़हर से पूछताछ की थी और उन्होंने बताया था कि नवंबर 1994 में जब उन्होंने पूछताछ की मसूद अज़हर से, आईपीएस मोहनाने ने, तो अज़हर को सबसे पहले उन्होंने उमर सईद शेख का, एक और टेररिस्ट का फ़ोटोग्राफ दिखाया और वो चाहते थे ये जानना कि इन दोनों के बीच में संबंध आखिर क्या है, ये लोग किस तरह से किसी और प्लानिंग के लिए तो नहीं काम कर रहे हैं। तो वो ये सब जानना चाहते हैं, लेकिन मसूद अज़हर ने उमर सईद शेख को पहचानने से इनकार कर दिया। अब आप देखिएगा कि आगे जाके कड़ी कैसे जुड़ती है। उमर सईद शेख को पहले इसने पहचानने से इनकार कर दिया, ठीक है, साथ में उनसे शिकायत भी की। उनसे शिकायत करता है एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह मसूद अज़हर कि एक आर्मी का जवान जो था उसने उसे थप्पड़ मार दिया था। उसने कहा कि मुझे मेरे पिताजी ने भी आज तक हाथ नहीं लगाया है, उन्होंने मुझे कभी छुआ नहीं है, थप्पड़ नहीं मारा है, और ये आर्मी के जवान ने मुझसे बिना किसी सवाल को पूछे मुझे सबसे पहले एक थप्पड़ जड़ दिया। तो ये यहाँ पे एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह मसूद अज़हर बिहेव कर रहा था, बर्ताव कर रहा था। लेकिन फिर भी लगातार वो अपनी पॉपुलरिटी थी जो उसको बताता रहा। वो कहता रहा कि एक दफ़ा जब मैं हैथ्रो एयरपोर्ट पर उतरा था तो वहाँ पे 2 घंटे के लिए जाम लग गया था क्योंकि लोग मुझसे मिलने आ रहे थे, लोग मुझे देखना चाहते थे। तो इस तरह से वो अपनी शेखी लगातार बगाड़ता रहा। लेकिन उस एक थप्पड़ के बाद कभी भी ये बताया जाता है आईपीएस मोहनाने के द्वारा भी कि कभी भी कोई सख्त तरीका अपनाना ही नहीं पड़ा उससे पूछताछ करने के लिए, क्योंकि वो खुद ब खुद बिना दबाव के ज़्यादातर चीज़ें जो थी वो बताता जाता था, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देता था। इस समय पर उसने ये भी बताया, जो उसने इन्फॉर्मेशन हमें बताई भारत को, वो थी कि जो अफ़गानी आतंकी हैं वो कश्मीर में कैसे दाखिल होते हैं। हरकतुल अंसार और हरकतुल जिहाद, हरकतुल मुजाहिदीन और हरकतुल जिहाद, ये दोनों को मिलाकर हरकतुल अंसार कैसे बनाया गया, इसके बारे में उसने बताया। खुद को इसने हरकतुल अंसार का जनरल सेक्रेटरी बताया। इस समय पर जो अफसर थे वो इस बात पर यकीन भी नहीं कर पा रहे थे कि क्या ये सच में इतने बड़े पद पे है उस आतंकी संगठन के। तो वो लोग ये भी यहाँ पे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। मसूद अज़हर ने साथ में ये भी बताया कि पाकिस्तान में जामिया उलूम इस्लामिक जो स्कूल है, वहाँ पे जितने भी छात्र हैं वो शुरुआत में हरकतुल मुजाहिदीन के जो कई सारे टेररिस्ट थे उनसे प्रभावित रहते थे, क्योंकि मसूद अज़हर खुद इसी स्कूल से पढ़ा हुआ था, वो यहीं पे था। तो उसने बताया कि हम भी काफ़ी ज़्यादा इससे प्रभावित हुए और जिहाद के प्रति हमारा जो एक तरह से अट्रैक्शन था वो बड़ा, अफ़गानिस्तान जाके ट्रेनिंग हुई, सारी चीज़ें उसने यहाँ पे बताई। साथ ही साथ में उसने बताया कि पाकिस्तान के अलावा कई अलग देश हैं, कई ऐसे अरब देश हैं, सूडान है, बांग्लादेश है, यहाँ से भी जो लोग हैं वो भी अफ़गानिस्तान में जाके उनकी भी ट्रेनिंग यहाँ पे कराई जाती है।
उसने ये भी बताया यहाँ पे कि 1990 तक जो HUM जो हरकतुल मुजाहिदीन था उसके ठिकाने लगभग सारी ही महत्वपूर्ण जगहों पर, इंपॉर्टेंट प्लेसेस पर खुल चुके थे, जिनमें उसने नाम बताए कराची पाकिस्तान में, हैदराबाद, लाहौर, गुजरावाला और इस्लामाबाद। तो उसने ये सब बताया कि सारी जगह पे ये जो HUM के ठिकाने हैं वो खुल चुके हैं। और इसी के साथ उसने ये भी एक चीज़ कही कि HUM ने ऐसे किसी भी शख्स को अपने संगठन में शामिल होने की छूट दे दी है जिसने अपनी अफ़गानिस्तान में ट्रेनिंग पूरी की हो, या फिर जिसकी पूरी दाढ़ी हो, और या फिर जो GA सिंध आंदोलन या फिर मुजाहिर कौमी आंदोलन है उससे उसका ताल्लुक़ ना हो। तो ये चीज़ें उसने यहाँ पे बताई। साथ ही साथ में उसने अपने भारत आने के प्लान के बारे में बताया कि वो कैसे यहाँ पे इन दोनों आतंकी संगठनों के जो लीडर्स हैं उनके बीच में मतभेद चल रहे हैं, उन्हें सुलझाने के लिए उसको यहाँ पे भेजा गया था। उसने ये भी बताया यहाँ पे, यहाँ तक कि उस पर इतना प्रेशर उस एक थप्पड़ का उसको लग गया था, जब वो थप्पड़ आर्मी के उस जवान ने उसे वो जड़ा था, तो उसके बाद वो इतना ज़्यादा हैसल था, इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि उसने यहाँ तक कि जो टेररिस्ट उसके साथ में पकड़ा गया था सज्जाद अफगानी, जिसकी पहचान, जिसकी आइडेंटिटी उस समय तक नहीं पता थी कि आखिर वो कौन है, मसूद अज़हर ने उसकी आइडेंटिटी तक इंडियन ऑफिसर्स को बता दी थी। और जिसके चलते ये बताया जाता है कि अफ़गानी और मसूद अज़हर के जेल में भी जो रिश्ते रहे वो भी सही नहीं रहे, और बाद में भी इनके रिश्ते काफ़ी बिगड़े हुए रहे, क्योंकि सज्जाद अफगानी की आइडेंटिटी तक इसने बिना ज़्यादा पूछताछ के, बिना ज़्यादा दबाव के यहाँ पे इंडियन ऑफिसर्स को बता दी थी। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। इस बीच तक आर्मी, जो हमारे इंडियन ऑफिसर्स थे, हमारे जवान थे, वो ये समझ चुके थे कि जिसे उन्होंने पकड़ा है, जिन दोनों टेररिस्ट को उन्होंने पकड़ा है, ये एक बड़ा जैकपॉट हमारे हाथ लगा है और ये बहुत ही बड़े टेररिस्ट हैं, जिनसे हमें काफ़ी ज़्यादा और आगे जानकारी मिल सकती है और भारत को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो आप देखिए कि इससे लगातार पूछताछ हो रही थी मसूद अज़हर से, सज्जाद अफगानी से, लेकिन इस बीच में आतंकी संगठनों ने इन्हें छुड़ाने के लिए भी प्रयास करना शुरू कर दिए थे, कोशिशें करना शुरू कर दी थी। तो आप देखिए कि पहला अटैम्प्ट किस तरह से होता है। पहला अटैम्प्ट होता है 1994 में ही, अक्टूबर में, जब ये पकड़े गए थे फरवरी में ये लोग, उसी समय पर 1994 अक्टूबर में ही एक पहला अटैम्प्ट किया जाता है इन्हें छुड़ाने का। और ये किसने किया था? उमर सईद शेख ने। वही उमर सईद शेख जिसके बारे में बताने से, जिसको पहचानने से फोटोग्राफ में इनकार कर दिया था मसूद अज़हर ने कि वो उसको नहीं जानता, लेकिन बाहर उमर शहीद शेख उसी को छुड़ाने के लिए यहाँ पे प्रयास कर रहा था। तो उमर शहीद शेख और इलियास कश्मीरी दो ऐसे टेररिस्ट थे जिन्होंने पहली दफ़ा एक ऐसा अटैम्प्ट किया। उन्होंने क्या किया इस अटैम्प्ट के चलते कि 3 ब्रिटिशर्स और 1 अमेरिकन जो फॉरेन विजिटर्स थे भारत के अंदर, उन्हें दिल्ली से किडनैप कर लिया जाता है। ऐसे 4 लोगों को दिल्ली से किडनैप किया गया अक्टूबर 1994 में, उन्हें सहारनपुर ले जाया गया। लेकिन ये जो प्रयास था इन दोनों का, ये फेल हो जाता है, क्योंकि उमर सईद शेख को दिल्ली पुलिस ने, यूपी पुलिस ने यहाँ पे अरेस्ट कर लिया, और साथ में जो इलियास कश्मीरी था वो यहाँ पे भागने में कामयाब हो गया। अब उमर शहीद शेख भी हमारी गिरफ्त में था, मसूद अज़हर हमारी गिरफ्त में था, ठीक है। इसके अलावा एक और आतंकी था मुश्ताक अहमद ज़रगार, वो भी हमारी गिरफ्त में पहले से था। सज्जाद अफगानी भी अभी तक हमारे पास में था। तो इन लोगों ने जब ये अटैम्प्ट किया था तो इस समय पे इनकी डिमांड यही थी कि मसूद अज़हर को छोड़ा जाए, साथ में सज्जाद अफगानी को छोड़ा जाए, लेकिन ये अटैम्प्ट इनका फेल हो जाता है। इसके बाद करीबन 4 साल निकल जाते हैं, 1999 आता है। 1999 में 5 साल करीबन निकल जाते हैं। तो 1999 में जम्मू कश्मीर के जब कोट बलवाल जेल में ये जो मसूद अज़हर उस समय पर अरेस्टेड था, गिरफ्त में था, इन लोगों ने सुरंग बनाई। इस बीच में एक सुरंग बनाई जाती है कोट बलवाल जेल में, और उस सुरंग को खोदा गया, सुरंग को खोद भी लिया गया था। और मसूद अज़हर जब उसमें से 1999 में इन लोगों ने भागने की कोशिश की, जिसमें सज्जाद अफगानी था, मसूद अज़हर था, कई और टेररिस्ट थे, तब उस बीच में बताया जाता है कि अपने मोटे शरीर के कारण मसूद अज़हर उस सुरंग में फंस गया। और ये बताया जाता है कि क्योंकि आप देखिए कि ट्रेनिंग में भी उसको अनफिट बता दिया था पहले ही अफगानिस्तान में, जब उसकी ट्रेनिंग के लिए वो गया था। तो यहाँ पे वो, क्योंकि इस तरह से उसका शरीर था, वो मोटा था काफ़ी ज़्यादा, तो वो सुरंग में फंस जाता है, जिसके चलते मसूद अज़हर को दोबारा से गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन सज्जाद अफगानी जो था, क्योंकि वो भाग रहा था, तो वहाँ पर उसको मार दिया जाता है। हमारे आर्मी के जवानों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने, वो जो एनकाउंटर हुआ जब वो भाग रहा था सज्जाद अफगानी, तब उस अटैम्प्ट में उसे 1999 में मार दिया गया। अब सज्जाद अफगानी यहाँ पे ख़त्म, उमर सईद शेख हमारे पास गिरफ्त में है, मसूद अज़हर भागने में नाकामयाब रहा, वो हमारी गिरफ्त में है, मुश्ताक अहमद ज़रगार हमारी गिरफ्त में है। लेकिन अब एक और अगला अटैम्प्ट होता है इसी साल में, 1999 में ही। ये अटैम्प्ट किया जाता है, एक और प्लान बनाया जाता है आतंकियों के द्वारा, जिसे आप कंधार हाईजैकिंग के नाम से जानते हैं। इस पर एक डिटेल एपिसोड हम पहले ही बना चुके हैं, ज़रूर जाके उसको, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर जाके इस एपिसोड को देखिएगा। बहुत ही डिटेल्ड एपिसोड है कंधार हाईजैकिंग के ऊपर। तो अब यहाँ पे एक प्लान बना लिया गया था। दिसंबर 1999 की बात है, जब भारत का एक विमान IC-814 को अपहरण करके, हाईजैक करके कंधार ले जाते हैं। ये कुछ 5 टेररिस्ट थे उसमें, पूरा एपिसोड आपके लिए अवेलेबल है।
अब ये जो विमान था इसको छुड़वाने के लिए भारत सरकार ने फाइनली कई सारे नेगोशिएशंस चले, कई दिनों तक लंबे नेगोशिएशंस चले, जिसके बाद में 3 टेररिस्ट को छोड़ने की बात सामने आई थी कि 3 टेररिस्ट को अब यहाँ पे छोड़ा जाएगा क्योंकि हमें अपना विमान को, अपने यात्रियों को सुरक्षित वापस लाना था। तो ये एक हाईजैकिंग इन टेररिस्ट ने कर ली थी जिसके तहत उमर सईद शेख, मुश्ताक अहमद जरगार और मसूद अज़हर को छुड़ाने की यहाँ पे मांग रखी गई थी और छोड़ने के लिए भारत उन्हें तैयार भी हो चुका था। तो अब मुश्ताक अहमद जरगार जो था वो श्रीनगर की जेल में था, मसूद अज़हर जो था वो जम्मू कश्मीर की कोट बलबल जेल में था और उमर सईद शेख दिल्ली में तिहाड़ जेल के अंदर था। इन तीनों को अब ले जाना था कंधार। जरगार को और मसूद अज़हर को श्रीनगर लाया जाता। श्रीनगर से उन्हें रॉ के एक RNW के रिसर्च एनालिसिस विंग के एक छोटे से गल्फ स्ट्रीम जहाज़ में बिठाया जाता है, आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और पीछे की सीटों पर इनको बिठा दिया जाता है। ये लोग जैसे ही दिल्ली पहुँचते हैं तो दिल्ली पहुँचे क्योंकि जो विदेश मंत्री थे हमारे जसवंत सिंह, वो अपने विमान में यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे इन लोगों का कि ये जैसे ही दिल्ली पहुँचते हैं वहाँ से ये लोग दिल्ली से कंधार के लिए रवाना होंगे। उमर सईद शेख जो है वो पहले से ही जसवंत सिंह जो थे उनके जहाज़ में शामिल था, वो वहाँ पे पहले से ही मौजूद था। ठीक है, इसके बाद में इस विमान में तीनों को भर के कंधार ले जाया जाता है। कंधार ये लोग पहुँचते हैं और जैसे ही नीचे उतरे ये लोग, तो इनके लिए जो सीढ़ियाँ लगाई गई थी तो बहुत ही गर्मजोशी से इनका वहाँ पर स्वागत किया जाता है। इन लोगों को वहाँ पे लेने के लिए ISI के लोग आए हुए थे, कई टेररिस्ट थे, कई हाईजैकर्स थे जिन्होंने इन्हें छुड़ाने के लिए प्लेन को हाईजैक किया था। तो इनका वहाँ पे स्वागत किया जाता है और इसी के बाद जैसे ही ये लोग उतरे हैं, पहले तीनों टेररिस्ट को उतारा गया और उतरते ही जहाज़ की सीढ़ियाँ जो थीं वो हटा दी गई थी, जिससे कि हमारे जो इंडियन ऑफिसर्स हैं वो उस समय पर नीचे ना उतर पाए। नीचे उस समय ISI के कुछ लोग थे जो कि इन तीनों के ही रिश्तेदारों को पाकिस्तान से कंधार लेके आए थे, जिससे पहचान हो सके कि आखिर ये जो लोग हम लोग दे रहे हैं, जो तीनों टेररिस्ट, ये असल में वही लोग हैं या फिर उनके कोई हमशक्ल हैं। तो ये चीज़ों इनकी पड़ताल की गई, पूरा तहकीकात की गई, जिसके बाद जब पहचान हो गई कि हाँ ये वही असली लोग हैं, जिसमें मुश्ताक अहमद जरगार, मसूद अज़हर और उमर सईद शेख हैं। इसके बाद में सीढ़ियाँ दोबारा लगाई जाती हैं और उसके बाद बाकी का जो प्रोसेस है वो हमने अपने उस एपिसोड में कंधार हाईजैकिंग के आपको बताया हुआ है। और लेकिन इस तरह से ये जो पूरा हाईजैकिंग थी, जिसके बाद हमें मसूद अज़हर को यहाँ पे छोड़ना पड़ा था। तो दोस्तों ये जो पूरी जानकारी थी, ये करीबन बताया जाता है कि 13 अक्टूबर 2001 को एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें मसूद अज़हर के द्वारा जो पूछताछ उससे की गई थी उसकी जानकारियाँ दी गई थी। और इस पूरी रिपोर्ट के बारे में जो अलग अलग बड़े अखबार हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, उन्होंने भी बताया था। NDTV ने भी इस पर एक डिटेल अपना आर्टिकल छापा हुआ है। साथ ही साथ में IPS जो मोहनाने थे, उन्होंने भी बाद में अपने इंटरव्यूज़ में न्यूज़ चैनल्स को, न्यूज़पेपर्स को ये बताया है कि किस तरह से मसूद अज़हर एक थप्पड़ के बाद ही, एक आर्मी जवान के, उसने सब उगलना शुरू कर दिया था, सच उगलना शुरू कर दिया था, बताना शुरू कर दिया था। तो ये जो है जानकारी आपको आज देना ज़रूरी था, आपको बताना ज़रूरी था कि आखिर कैसे मसूद अज़हर को जब पकड़ा गया तो एक इतना, इसको एक भूमिका बनाई जाती है कि बहुत ही ड्रेडेड टेररिस्ट, एक सरगना जैश मोहम्मद का, लेकिन वो एक थप्पड़ के बाद ही उसने सारी चीज़ें उगलना शुरू कर दी थी। तो ये एपिसोड था आज मसूद अज़हर के अरेस्ट के ऊपर, और कांधार का जो पूरा एपिसोड है वो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो ये था आज का एपिसोड। बताइएगा ज़रूर आपको एपिसोड कैसा लगा। अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।